उससे देश को फ़ायदा नहीं है। अगर हम पूर्वी के इतिहास में जाएँ तो जो ज़मींदारी व्यवस्था थी उत्तरी भारत में, तो उसमें ज़मीन का जो मालिक होते थे वो ज़मींदार होते थे, और ज़मींदार जो देखे जाते हैं, जो संख्या अगर देखा जाए तो वो स्वर्ण होते थे। तो तभी भी धन धरती उन्हीं के पास है। और आज भी अगर वो देखा जाए, बहुत सारे पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, 1% लोगों के पास 73% इस देश की संपत्ति है, और उस प्रकार 14% लोगों के पास 24% देश की संपत्ति है। इस प्रकार 97% संपत्ति 15% लोगों के पास है, वो पहले से ही धनी है, और उसके ऊपर भी अब आरक्षण ले रहा है। तो हम अगर लोकतंत्र में जाती आर्थिक लोकतंत्र का तो वायलेशन है ही। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सही मायने में तो जो जिनको ये आरक्षण देने जा रहे हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं है, इकोनॉमिकली साउंड सेक्शन। मतलब क्या सर? इकोनॉमिकली साउंड सेक्शन, वीकर सेक्शन नहीं है, जिसे ये इस देश में घोषित करना चाहते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति वर्ग के आदमी हैं, वो रियली में वो साउंड सेक्शन है, माने एक अच्छे और खुशहाल जीवन जीने वाले लोग। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं है, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग नहीं हैं जिन्हें ये बताना चाहिए। ये एक्चुअली सब उस घराने से आते हैं जिसका पूर्वज के पास कई एकड़ ज़मीन है, बहुत सारे संपत्तियां हैं इनकी इतनी संपत्तियां हैं कि इनके बाल बच्चों को ये पता नहीं है कि मेरे खेत कहाँ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र। मैं हरिराम यादव। अभी हम हैं राजगीर में, बिहार के राजगीर में, और हमारे साथ हैं अरुण कुमार सर, जो कि पेशे से एडवोकेट हैं और ये बोध गया से बिलोंग करते हैं। और हमारे साथ और साथी जुड़ चुके हैं जिनका नाम अजय यादव है और इनका घर कटिहार है। आइए हम सर से बात करते हैं, कुछ हमारे मुद्दे हैं और सरकार की एक मुद्दा है, और सरकार का ये आरक्षण जो लागू हुआ है, EWS जो इस देश के अंदर में लागू हुआ है, उसके बारे में सबसे जानेंगे कि आखिर EWS है क्या। क्योंकि गांव में कई लोगों को इस चीज़ों की जानकारी नहीं होती है कि आखिर EWS है क्या और लागू कैसे होता है और ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले सर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सर अपना परिचय बताएंगे पूरा। मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और बिहार PTI की लीगल सेल का प्रेसिडेंट। और हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं, सर अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम अजय कुमार यादव है, मैं पामसर कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी और पेशे से शिक्षक। सर एडवोकेट सर, एक बात हमें बताएंगे कि जो EWS जो इस देश के अंदर में लागू हुआ है, क्योंकि गांव में चाहे कई लोगों को इसका फुल फॉर्म तक नहीं पता होता है, तो ये कैसे काम करता है ये नहीं पता होता है। तो हम चाहेंगे कि आप इस चीज़ों पर प्रकाश डालें और बताएं कि आखिर EWS क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए, वीकर सेक्शन के लिए सेक्शन बनाया है 1919 जी। ये गवर्नमेंट ने जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जनरल कैटेगरी, उसके लिए प्रोविजन बनाया और इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनली वायलेंस किया गया। संविधान के अंदर में दो बातें, जो भी रिजर्वेशन का पहलू है वो संविधान में दो बातें, सोशली बैकवर्ड एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, मगर संविधान के अनुसार ना करके इसको इकोनॉमिकली बैकवर्ड करके इस बिल को लाया है। सर एक बात और इसमें कहना चाहिए सर, इसको जरा सा पूरा हिंदी में बताया जाए कुछ तरीके से गाँव के लोग भी हमारे समझ पाए। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति वर्ग है उनके लिए यह 10% बिल लाया गया, जो आर्थिक रूप से जो व्यक्ति वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके लिए बिल, आर्थिक रूप से जो कमजोर है। ये संविधान के अनुसार नहीं है। संविधान में सामाजिक रूप से पिछड़ा और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है उसके लिए प्रावधान है, मगर ये देखा गया है इस देश के अंदर में कि निकोबार साइड के लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति थे उसके लिए सरकार विशेष प्रोविजन बना करके और उसको रात में या की जाती थी निकोबार की साइड में, जो जहाँ आदम जाति के लोग रहते थे। उसी प्रोविज़न को इस देश के अंदर में 2019 में इधर जो है इस बिल को लिया करके और यहाँ के जो
और सवर्ण या जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उसके लिए भी लाया है ताकि उसको हम अपने लाभ में उसके लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित किया है गवर्नमेंट ने कि जो मिनिमम 8 लाख से जिसका नीचे आय है उसी व्यक्ति को इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें ये पॉलिसी ये नीतियां हैं और इसके रूल्स यही हैं। जो 8,000 से नीचे के 8 लाख से जिसका नीचे सालाना जिसके इनकम है उसको ही ये इसका लाभ है। मतलब कि 8 लाख से कम जो कमाते होंगे उनको ये आर्थिक जो आरक्षण ये लागू है वहीं ये लाभ ले सकते। ऐसा प्रोविजन देश में पहले वो उन लोगों के लिए था जो से निकोबार अंडमान में जो लोग फंसे हुए थे उसके लिए ये प्रोविजन था, मगर वो प्रोविजन को पूरे देश में उतारा ये है। और इसमें ये एक सोच बनी है कि जैसे नीट वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि ये नीट नहीं निकाल पाते थे और ये रिजर्वेशन लाने से जो ओबीसी के लोग नीट निकाल लेते थे अब वो उसके जगह ये निकाल लेंगे, रिजर्वेशन के बदौलत ये नीट में आ जाएंगे आगे। ये पॉलिसी है गवर्नमेंट कि इस देश के जो गैर आरक्षित वर्ग था उसको आरक्षित दे करके इस देश के व्यवस्था में ऊपरी व्यवस्था में कैसे हम लावेंगे, जिसके लिए एक सोची समझी साजिश के तहत प्लान को लाया गया है 2019। क्या सर अभी जो नीट का एग्जाम बीता है क्या उसमें ये आरक्षण लागू हुआ? नहीं, ये इसमें ऐसा हुआ है लिखा EWS कोटा इन नीट इन लोअर देन द ओबीसी कोटा which makes it benefit to general category candidates to seek admission। 25 अगस्त 2022 में हुआ है, उसमें सबसे अधिक एडमिशन जो ऐसे कि जनरल कैटेगरी के लड़के, इसमें ओबीसी को घाटा हो गया और जनरल कैटेगरी के लड़कों को फायदा हो गया। ये जो नीट का आपकी बारी ये एग्ज़ाम हुआ 25 अगस्त 2022 को, इसका रिजल्ट हुआ। सर ये EWS से क्या इस देश को नुकसान है? देश में जो व्यवस्था है संवैधानिक व्यवस्था है उसका अगर अनुपालन नहीं हो रहा है तो देश के साथ घातक है। तो क्या सर ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है? ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रावधान तो पहले नहीं था, मगर अब मौजूदा जो गवर्नमेंट है सूबे की जो सरकार है ये स्वर्ण पोषित सरकार है और ये जानबूझ करके इस बिल को लाया है। तो इसमें हमारे नेताओं का भी दोष है जिसने कि सपोर्ट किया कि जो गरीब लोग हैं उसको हम रिजर्वेशन देंगे गरीब के नाम पर, जो कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान का वायलेशन है। संविधान में ऐसी बातें नहीं हैं, मगर संविधान के विरुद्ध हट कर करके ये इस सिस्टम को लाया है ताकि इस देश में सिर्फ एक छद्म राजनीति बने हो और उसको वोट मिले, इसके लिए इस प्रावधान को। मतलब कि वोट की राजनीति करने के लिए अपने ही पैर पर ओबीसी के लोग कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं सर। तो ये जो सर EWS है क्या ये आगे कब तक चलेगा, ये आगे रुकेगा या नहीं रुकेगा, इसकी कोई आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं? जब तक इस देश के अंदर में सरकार नहीं बदलेगी और डेमोक्रेशियल गवर्नमेंट नहीं बनेगी, लोकतंत्र की अच्छी और मजबूत सरकार नहीं बनेगी, तब तक के इसको हटाना बड़ा मुश्किल है। ये सूबे की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ये बिल हटाए। जब तक इस देश की गवर्नमेंट पूरी फुल फ्लेजर नहीं बनेगी और इस खास करके इस देश में जो वंचित वर्ग के लोग हैं जो सदियों से अन्याय जुर्म सहे हैं, अत्याचार सहे हैं, वो लोग अगर आगे आकर के सत्ता पर नहीं काबिज होंगे तब तक इस बिल को हटाना पड़ेगा। सर चलते चलते एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि सर ये जो EWS है ये जो कानून लागू हुआ यह लागू करना अभी के समय में ये वाजिब था या साजिश के तहत लागू किया गया? ये सही मायने में साजिश के तहत किया गया, एक वोट की राजनीति के चलते किया। इसमें हमारे नेताओं का भी दोष है, जो OBC क्लास से आते हैं, SC क्लास से, उनका भी दोष है, जिन्होंने सपोर्ट किया मैंने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि हाँ ठीक है इसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये संविधान के वायलेशन को इन्होंने किया, संविधान के अंदर में ऐसी बातें नहीं लिखी, मगर उसको ये किए इन्होंने विशेष प्रोविजन के तहत इसको ले आकर करके दिया है। और हमारे साथ और अजय यादव सर भी हैं जो कि कटिहार से हैं पेशेंट। आप हमें ये क्लियरफाई कीजिए कि क्या यह संवैधानिक प्रावधान है या नहीं है, और नहीं है तो ये जो लागू हुआ तो ये गैर संवैधानिक काम है या नहीं? सर्वप्रथम जय भीम जय मुनि निवासी। भारत के संविधान में
ये कुछ वर्णन है ही नहीं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण। हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट का जो प्रोविजन 16(4) है उसमें सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड की बात कही गई है। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए ये आरक्षण बनाया गया है। ये आर्थिक आधार पर कहीं लिखा ही नहीं गया है और इसलिए आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है ये संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी है। तो क्या सर इससे देश को नुकसान होगा या फायदा होगा? ऐसे सर ये लागू की गई सरकार, मौजूदा सरकार ने जो लागू किया है इससे तो देश को फायदा होना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है? इससे देश को फायदा नहीं है। अगर हम पूर्वी के इतिहास में जाएं तो जो जमींदारी व्यवस्था थी उत्तरी भारत में, तो उसमें ज़मीन का जो मालिक होते थे वो जमींदार होते थे और जमींदार जो देखे जाते हैं, जो संख्या अगर देखा जाए तो वो स्वर्ण होते थे। तो तभी भी धन धरती उन्हीं के पास आई। और आज भी अगर वो देखा जाए, बहुत सारे पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, 1% लोगों के पास 73% देश की संपत्ति है और उस प्रकार 14% लोगों के पास 24% देश की संपत्ति है। इस प्रकार 97% संपत्ति 15% लोगों के पास है, वो पहले से ही धनी है और उसके ऊपर भी अब आरक्षण ले रहा है। तो हम अगर लोकतंत्र में जाती आर्थिक लोकतंत्र का तो वायलेशन है ही। अब भारत की जो संविधान की प्रस्तावना बोलती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रही है, तो ये तो आर्थिक आधार पर लेना आर्थिक अन्याय करना हुआ है। ये हमारे समाज पर आर्थिक अन्याय है और हम जो दबे कुचले लोग हैं उनके हित में नहीं है। और ये संविधान जो है वो सबको देती है अधिकार और अधिकार किसी को वंचित नहीं कर रही है। तो कहने का मतलब है कि ऑलरेडी ये जो आरक्षण दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख की इसकी सुनवाई चलेगी। और जो दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के स्टालिन है, इन्होंने अपने यहाँ लागू नहीं किया क्योंकि वहाँ विचारधारा है उस प्रकार। वो समझ रहे हैं कि देश में क्या स्थिति है और ये किनकी आवश्यकता है, क्योंकि हम वर्षों से, हजार वर्षों से हम शोषित वंचित लोग हैं और इस लोकतंत्र में हमारा प्रतिनिधित्व है। आरक्षण कोई भीख नहीं है, कोई गरीबी निवारण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में जनसंख्या के अनुपात में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो प्रतिनिधित्व आज भी नहीं है। और वो प्रतिनिधित्व का माध्यम ये आज जिसको आप आरक्षण कहते हैं वो प्रतिनिधित्व है हमारा और कुछ नहीं है। और इस प्रतिनिधित्व को जो डिफिनेशन वो दे रहे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण, ये बिल्कुल गलत है। ये सुदामा कोटा हुआ, इसको कहिए सुदामा कोटा लेने का बराबर है। चलिए तो हम ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सही मायने में तो जो जिनको ये आरक्षण देने जा रहे हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं है, इकोनॉमिकली साउंड सेक्शन। मतलब क्या सर? इकोनॉमिकली साउंड सेक्शन, वीकर सेक्शन नहीं है। जिसे ये इस देश में घोषित करना चाहते हैं कि आर्थिक रूप से एक कमज़ोर व्यक्ति वर्ग के आदमी हैं वो रियली में वो साउंड सेक्शन है, माने एक अच्छे और खुशहाल जीवन जीने वाले लोग। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं है, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग नहीं हैं जिन्हें ये बताना चाहिए। ये एक्चुअली सब उस घराने से आते हैं जिसका पूर्वज के पास कई एक एकड़ ज़मीन है, बहुत सारे संपत्तियां हैं इनकी इतनी संपत्तियां हैं कि इनके बाल बच्चों को ये पता नहीं है कि मेरे खेत कहाँ है मेरे। तो जो इनके हाई प्रॉपर्टीज़ है सिर्फ एक आय दर्शा दिया है कि 8 लाख से जो कम की आय वाले लोग हैं सालाना, उनको ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन माना जाएगा। तो जब आप ज़मीन पर देखेंगे जा करके तो जो लोग इस सर्टिफिकेट को EWS को बना रहे हैं देश में, वो कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे जिसको 8 लाख से नीचे का है, उसको 8 लाख से ऊपर का है। क्योंकि जो ज़मीन संपदा है उससे जो आय अर्जित हो रही है उसको ये लोग काउंट नहीं कर रहे। सर एक बात और पूछना चाहेंगे कि जैसा कि अगर मान लिया जाए कि अगर एक व्यक्ति के पास अगर 5 बेटे हैं और उसकी आय सालाना 30 लाख है, सालाना 30 लाख आय है, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो उनको 5 बेटों को आरक्षण मिल जाएगी। हाँ बेशक बेशक। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके पार्लियामेंट में इस गवर्नमेंट ने संविधान के साथ छेड़खानी की। ये बहुत जल्दी हम लोग को चाहिए, इस देश में जो इस देश के खास करके मूल्यवासी हैं उसको चाहिए कि इस सूबे की गवर्नमेंट को तत्काल हटाए और संविधान के अनुसार काम कर करके ये जितने संविधान के वायलेशन में जो काम हुए हैं उसको बंद करें, तभी इस देश को राहत मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए हम बात कर रहे थे मौजूदा
अरुण कुमार सर से, जो कि गया कोर्ट के एडवोकेट हैं, और साथ में थे हमारे अजय यादव जी, जो कि कटिहार के एक शिक्षक हैं, जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। और हम जान रहे थे EWS के बारे में, कुछ चीज़ें हैं जो क्लियरफाई हुई और कुछ अजय सर के द्वारा बताई गई। तो फिर मिलते हैं अगले। चलते चलते मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो संविधान संशोधन हो रहे थे, किसी भी संविधान में संशोधन होती है वो लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से, और 103 संविधान संशोधन हो रहा था। हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन जो भी MP MLA जीते गए, जो MP राज्यसभा में गए और लोकसभा में गए, तो वो इन पर नज़रअंदाज कर दिए हैं। और चाहिए कि अब बहुजन समाज को इसका खुद निर्णय लेना चाहिए कि हमारा भविष्य कहाँ टिका हुआ है, हमारा भविष्य का निर्धारण कौन करेगा। क्योंकि हमारा भविष्य तो बाबा साहब लिख के गए, संविधान में लिख के गए, लेकिन जो लोग इस संविधान से फायदा लिए, उस भविष्य को, वो जो बहुजनों का भविष्य था उसमें लिखा हुआ, उसको बचाने वाले लोग नहीं हैं। वो जो है वो चमचा लोग हैं। और इसके लिए जो बहुजन मूल निवासी समाज है, निश्चित रूप से बहुजन मूल निवासी समाज को इसका भविष्य को निर्धारण करने के लिए संविधानवाद लाना होगा। और BS4 जो प्रोग्राम चल रही है, भारतीय संविधान समाज सुरक्षा संवर्धन, हमें संविधान की बातें गाँव तक ले जाना। इसलिए हम बात कर रहे थे EWS के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना नंबर नहीं लेते।